अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में हमने करना है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसको दूसरा नाम हम देते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस हम कहते हैं कि स्पेसिफिक क्योंकि साइंटिस्ट ने ये निकाला, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, ये डच साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, फिजिक्स स्पेशलिस्ट, और उसने वैन डर वाल्स फोर्सेस का नाम दिया था 1873 में। इसके अंदर डिफरेंट पॉस्टुलेट्स भी हैं, ठीक है, इस थ्योरी को डेवलप करने के। लेकिन जो मेन हम डिफाइन करते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, वैसे होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ, particularly the force of attraction which exists among atoms, ions or molecules। ठीक है, इसको देख लो। 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। मैं यहाँ पे वंडर वॉल फोर्सेस के आगे ही स्केच बना रही हूँ। ठीक है, 1 इज dipole forces, 1 is dipole induced dipole, the next is instantaneous dipole induced dipole। मैं instantaneous के लिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, dipole induced dipole। and the last one is ion dipole। ठीक है, इंस्टेंटेनियस को लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं, लंदन डिस्पर्जन, और डायपोल इंड्यूस्ड को डिपाई फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये यहीं पे बता रही हूँ ताकि आगे अगर हम क्वेश्चन के दौरान टर्म चेंज करते हैं तो आप ये ना कहें कि हमने पढ़ा नहीं हुआ। इसका इट हैज़ अनदर नेम दैट इज़ इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, एंड द अदर वन इज डिबाई फोर्सेस दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये इंस्टेंटेनियस नहीं है। ठीक, ओके जी, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। डायपोल फोर्सेस में इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। पोल क्या होता है और डायपोल क्या होता है, अगर किसी को इस चीज़ का आइडिया हो ना तो उसके लिए समझना आसान होगा। ठीक है, पोल्स हम बोलते हैं आइदर द पॉजिटिव पोल और द नेगेटिव पोल, यानी एंड। ठीक है, पोल मीन्स एंड होता है। डायपोल मीन्स एनीथिंग और एनी एटम और मॉलिक्यूल विच हैज़ अ पॉजिटिव एंड एज वेल एज द नेगेटिव एंड। वो डायपोल होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस बात से ये निकालूँ लाइक HCl, ठीक है, लाइक NaCl, वैसे NaCl के बजाय HCl ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल होगी। इसमें हम इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज, जिस तरह वाटर में हम करते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, सो वी से द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव एंड द ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between oppositely charged polar molecules। ठीक है, ये देखिएगा, इस सारी बात का ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मैं यहीं पे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ। जैसे ये HCl है और फर्दर HCl हो और ये बॉन्ड बन रहा हो, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। जो नोट करने वाली चीज़ है दैट इज़ सॉरी,
ऑल टुगेदर ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और ऑल टुगेदर ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, इस बॉन्ड की बात हो रही है. मैं इसको अगर कलर कर दूँ ना तो शायद आप लोगों के लिए देखना आसान हो जाए. इसकी बात हो रही है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम वाटर के स्ट्रक्चर को, जब इस तरह से आप लोग मैट्रिक में भी करके आए होंगे, हम कहते हैं वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है. कुछ इस तरह की बात कर रहे होते हैं हर जगह हम, ठीक है. ये हर एक H2O वाटर का एक स्टेबल स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट ऐसी चीज़ हो जाती है, ठीक है. तो जो ये वाली चीज़ है ना, जो ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ जो बन रही है, दैट इज़ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है. तो ये जो बॉन्ड है ना, विच इज़ बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ये है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है. जहाँ पर स्लाइड चार्जेस अपीयर हो रहे हों और वो आपस में अट्रैक्शन ले आए, ठीक है. इसके अलावा ये अट्रैक्शंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. अगर हम इस पे अट्रैक्शन की पैरामीटर के हिसाब से बात करें ना, बाकी फोर्सेस को कंपेयर करें, तो ये फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल्स, ठीक है. जिस तरह से हम बात करते रहे हैं पहले, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करके सारा पेज दिखा दूँ. जिस तरह हम पहले बात करते रहे हैं, जिससे आप आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कंपेयर करते थे और आप कहते थे आयनिक बॉन्ड में क्योंकि देयर इज़ अ होल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक बॉन्ड इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट जिसमें सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. तो उसी तरह हम कंपैरिजन करते हैं फोर्सेस का आपस में. डाइपोल डाइपोल में क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव अपीयर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, दे आर मच स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है. इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन और डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपकी बुक के साथ चलें, ठीक है. HCl मैंने बता दिया. एसीटोन, सपोज एसीटोन में क्या होता है, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है. सपोज वी हैव अनदर मॉलिक्यूल एसीटोन का ही, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O. ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ठीक. किस किस के दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बन सकती हैं, जहाँ पर मैं डॉटेड लाइंस लगा रही हूँ, ठीक है. ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं. अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में अगर देख लें, यहीं पे साथ ही प्रॉपर्टीज़ करवा रही हूँ. प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़, ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा और सब पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, इन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. उसके बाद दे डू एग्जिस्ट इन गैसेस बट विद larger distance या greater distance, with larger distance the forces become weak, ठीक है. यानी कि ये वाली फोर्सेस जो हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सॉलिड लिक्विड में होंगी, लेकिन गैसेस में क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा तो ये फोर्सेस वीक हो जाएंगी. उसके बाद ये एप्रिशिएबल होती हैं या प्रोमिनेंट होती हैं इन लिक्विड्स, एप्रिशिएबल इन लिक्विड्स, क्योंकि वहाँ पे पोल्स ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर हम इनकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो दे आर नियरली 1% नियर टू कोवेलेंट. शेयरिंग तो नहीं ना हो रही इसमें, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास तो जा ही नहीं रहे, सिर्फ ऑलरेडी बॉन्डेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान में कोई अट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा हो तो क्या होगा. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाई डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रिजल्ट इन हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, इधर भी आएगा, और हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन एट्सेट्रा.
ठीक है, यानी कि हर चीज़ में ही उसको ज़्यादा चाहिए होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। ओनली इन पोलर मॉलिक्यूल्स forces become weak with large distance. They are appreciable in liquids. They are 1% near to covalent. Their high dipole-dipole forces result in high melting and boiling points. ठीक है, यहाँ पे आपका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कंप्लीट हो गया। इसमें आपने चीज़ें क्या क्या की हैं, आपने डेफिनेशन की है, एग्जांपल्स की हैं, प्रॉपर्टीज़ की हैं, इसके अलावा कि पोल्स डेवलप कैसे होते हैं या मॉलिक्यूल्स की नेचर क्या होती है। लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इज़ नॉट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होती, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा जी, डाइपोल डाइपोल में देखो मैं अपना थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में जा रही हूँ। पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आप ये देखो ना, देखें जी, मैं जब डाइपोल डाइपोल की बात कर रही थी ना तो वो कुछ इस तरह की चीज़ थी सपोज, और मैंने कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके दरमियान में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आती है सबको कि हमने डायरेक्ट HCl की एग्जांपल ले लिया और उससे कर लिया। मैं इसको रेज कर रही हूँ और मैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बताना चाह रही हूँ। ये देखिएगा, डाइपोल का तो मतलब ये हो गया ना कि एक एटम है जिसके अंदर या मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि HCl सपोज ले लो तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक, अब अगर कोई इस तरह की चीज़ हो और उसके साथ एक न्यूट्रल एटम आ जाए, सेंटर में पॉजिटिव है, साइडों पे ये सारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ठीक है, आपने खुद देखा होगा कि नेगेटिव रिपल्स और ऑपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, जब ये इसके नज़दीक आएगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, और जब ये रिपेल होंगे तो ये उस तरफ को मूव करेंगे जहाँ पर ये उससे दूर हो सके। जब इस तरह की चीज़ होगी तो ये डायपोल तो वहीं का वहीं रहेगा ना, इसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वाला खुद से अरेंज हो जाएगा टू मेक अ डायपोल। ठीक है, इंड्यूस होता है किसी चीज़ को आप स्टार्ट करा रहे हैं, यू आर कॉजिंग दैट इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये कॉज है, ठीक है, और इसकी वजह से ये इफेक्ट बन रहा है। एक न्यूट्रल एटम खुद से अपनी पूरी की पूरी शेप चेंज करके एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहा है कि एक साइड पे उसके पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाए और एक साइड पे उसके पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं ना, इसको थोड़ा सा छोटा करी हूँ ताकि आप इसको एक दफ़ा पूरी शेप को देख लो। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between a permanent dipole and इंड्यूस्ड डायपोल कह लो या न्यूट्रल एटम कह लो। ठीक है, न्यूट्रल एटम इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि हमने डायपोल तो इंड्यूस कर दिया होता है, पहले वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही एक डायपोल उसके नज़दीक जाता है तो उसके अंदर भी वो न्यूट्रल से इसमें कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ परमानेंट डायपोल दैट इज समथिंग लाइक दिस एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल, वो डायपोल जो आपने न्यूट्रल एटम से खुद क्रिएट कराया, मतलब एक डायपोल ने क्रिएट कराया। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ना, एग्जांपल और प्रॉपर्टीज़ दोनों एक साथ लेके चलूँगी। सपोज HCl हो और HCl के पास आर्गन का कोई एटम आ जाए। ठीक है, तो HCl और आर्गन जो आपस में इंटरेक्शन डेवलप करेंगे ना, वो होगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, क्योंकि आर्गन जो है वो न्यूट्रल गैस होती है, नोबल गैस है ना, तो इसमें बायोमोलिकुलर वाली चीज़ तो है नहीं, एटॉमिक गैस है। ठीक है, तो उसमें जब HCl नज़दीक आएगा तो HCl उसके अंदर डायपोल को इंड्यूस कर देगा और वो आर्गन के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें, ये पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में होता है। मैं देख, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं इधर लिख रही हूँ, दे एग्जिस्ट बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर। एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर होगा, या एटम भी हो सकता है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर में द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, और वो उसको पोलर बना देंगे। दूसरी चीज़, पोलैरिटी इंड्यूस होती है नॉन पोलर के अंदर, ठीक है, यानी कि पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड, और जो पोलैरिटी इंड्यूस होनी है ना वो नॉन पोलर के अंदर होनी, पोलर तो ऑलरेडी एक वो है, ठीक है। दूसरी चीज़, इन फोर्सेस को डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, वो मैंने पहले बता दिया था, और ये पोलर नॉन पोलर में होती हैं, इसको अच्छे से देख लो एक दफ़ा, ठीक है। डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस में मेन चीज़, एक एग्जांपल ये वाली याद रख लेना, ये फिगर लाजमी याद रख लेना, ठीक है। और दूसरी, अगर मैं इनकी इफेक्टिवनेस की बात करूँ तो ये डायपोल डायपोल फोर्सेस से वीक होंगी, क्योंकि वहाँ पर दोनों ऑलरेडी परमानेंट डायपोल्स थे, लाइक दिस, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से बना देती हूँ, ये परमानेंट डायपोल्स थे जिन्होंने आपस में अट्रैक्शन डेवलप करनी थी, लेकिन इस केस में एक परमानेंट है और एक न्यूट्रल है और उसने डायपोल इंड्यूस किया है, तो ये इफेक्टिवनेस में या स्ट्रेंथ में ये उससे वीक होगा डायपोल डायपोल से। द नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, जिसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्जन। अच्छा जी, ये क्या होती है इंस्टेंटेनियस? आपको पता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस में आप कहते हैं व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऐसे ही है ना, कि टाइम इतना कम हो जाए दैट इज इट इज़ नियर टू ज़ीरो बट इट इज़ नॉट ज़ीरो, 0.टेट्रा 01 कह लो, हेक्सा 01 कह लो, ठीक है, यानी वो एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है बट इट ट्राइज टू अप्रोच ज़ीरो, ठीक है, तो उसको हम मोमेंट्री कहते हैं, मोमेंट या इंस्टेंटेनियस, फिजिक्स में भी आप ऐसी बात करते हो। तो वी से द मोमेंट्री फोर्स और द इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इंड्यूस्ड डायपोल्स। टू इंड्यूस्ड डायपोल्स का क्या मतलब है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल या दो इंड्यूस्ड डायपोल्स में, मतलब दो नॉन पोलर्स में। इस सारी बात का पता क्या मतलब है? सपोज यू हैव टू न्यूट्रल एंटिटीज, ठीक है, एंड व्हेन दे कम इनटू इंटरेक्शन, वो पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल करें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करें, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करें और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करें, तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्लाइड सा ना एक पोल डेवलप हो जाए नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो ये जो नेक्स्ट वाला एटम होगा उसको डिस्टर्ब करेगा, और ये चेन में ये जैसे ही बनेगा इससे पीछे वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, इसके पास पीछे कोई परमानेंट पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं। इसको मैं एक और तरीके से बताती हूँ, जैसे आपके पास कोई मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, ठीक है, और उसके अंदर आप आयरन पीस को लगाओ। अब आयरन पीस को लगा दिया, उसके अंदर भी एक चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म आ गया ना, उससे आप नीडल से अटैच कर सकते हो। एकदम से आप ये मैग्नेट हटा दें, ये फॉर मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स ये इन नीडल्स को अपने अट्रैक्शन में रखेगा, फिर ये छोड़ देगा, ठीक है। अगर हम इस तरह की बात करें ना, ये तकरीबन उसी तरह की सेम बात है, लेकिन चीज़ क्या है कि दो एटम्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्शंस फर्दर अट्रैक्शंस में जाते हैं और इट कीप्स ऑन गोइंग थ्रू द होल मॉलिक्यूल या होल सब्सटेंस, ठीक है, और पीछे से ये सादा ख़त्म होते जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑल द टाइम मोशन में हैं, कहीं पर वो किसी टाइम पे ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, डायपोल बनाएंगे, ये जब डायपोल बनाएगा और इसमें जाएगा सपोज कुछ इस तरह की चीज़, तो ये अगले एटम को डिस्टर्ब कर देगा, और अगला एटम जैसे ही डायपोल बनाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई परमानेंट डायपोल नहीं है तो ये ख़त्म होता जाएगा, तो वो मोमेंट्री फोर्सेस, ये वो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल्स विच अकर ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू न्यूट्रल एटम्स, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ the instantaneous forces between two induced
डायपोल्स इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, या इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कह लो, नॉन पोलर एटम्स कह लो। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो मैं नॉन पोलर की बात करी, सपोज हाइड्रोजन गैस सबने देखी है, नाइट्रोजन सबने देखी है, क्लोरीन सबने देखी है, ठीक है। इनमें ये गैसेस H2 के फॉर्म में कैसे आती हैं? अब इसमें ना तो कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, ऐसे ही हाइड्रोजन एटम ऐसा है, एक और हाइड्रोजन एटम ऐसा है, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो ये इंड्यूस डायपोल्स की तरफ जाते हैं, एंड दैट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग विद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कुछ इस तरह के इंट्रैक्शंस डेवलप हो रही होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली कोई काउंट करके तो होनी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके तो नहीं ना बननी, ठीक है। टेम्परेरी डायपोल्स क्यों बनते हैं? वो उसी वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में पुश अवे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल होते हैं, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ये सिमेट्रिकल नहीं होता, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी जिस तरह से मैं डायपोल्स बना रही थी ना कि जी यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे नेगेटिव एंड है, ये वाले जो पोल्स बनते हैं ना, बनाने में हमारे लिए ये बनाना आसान है, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि डायपोल्स कैसे होते हैं। ये इन केसेस में जो नॉन पोलर्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लाइक अगर ये मैंने सर्कुलर बनाया ना, तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर दो, एक जगह पर ज़रा सा नेगेटिव हो जाएगा, एक जगह पर ज़रा सा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रॉपरली डायपोल्स क्रिएट नहीं हो सकते, परमानेंटली क्रिएट नहीं हो सकते, क्योंकि पीछे हमारे पास कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो उसको स्टेबल करके रखे, उसको पकड़ के रखे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस या सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी वजह से पॉसिबल होती है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस की वजह से, नंबर 1, इट अकर्स इन ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हर तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, मीथेन सब आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव, मैं यहाँ पे लिखती हूँ रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन, अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए हैं पोल्स बन के, तो वो वापस आगे मूव भी तो करते जाएंगे। अब वो जितने सेकंड्स के लिए पोल रहेगा, वो किसी से टकराएगा, उसमें पोल क्रिएट होगा, लेकिन वो तो आगे मूव कर जाएगा, और जैसे वो किसी और के इफेक्ट में से हटेगा, वो साथ ही न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई, सपोज ये बहुत सारे एटम्स हैं ना गैस में, ठीक है, इफ़ दे इंटरैक्ट, दे रिपेल ईच अदर, दे क्रिएट स्लाइट डायपोल्स, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एन अदर, इट क्रिएट्स ए डायपोल, लेकिन साथ ही वो पीछे भी तो हट जाएगा रैंडम मोशन में। जैसे ही ये किसी और से दूर जाएगा, ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डायपोल वाली चीज़ तो खत्म होगी। इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं कि वाइल दे आर इन मूवमेंट, व्हेन दे collide with any other atom or molecule, they form dipoles, which further forms dipoles, but as they move farther from any other atom, they become neutral, और वो सारी जो डायपोल्स हैं वो वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसको लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, तो इनके अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस में नॉन पोलैरिटी है, लेकिन एटॉमिक साइज भी अफेक्ट करता है। एटॉमिक साइज कैसे मैटर करता है इसमें? देखिए, एक ये एटम है, ठीक है, अगर ये देखिएगा, ये स्मॉल एटम है, ये न्यूक्लियस का साइज़ है, ये एक बड़ा एटम है, ये सारा नेगेटिव चार्ज है। शेल्स नहीं बना रही, सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ, नेगेटिव क्लाउड आप लोग देख सकते हो। आपके ख्याल में इसको डिस्टॉर्ट करना आसान है कि इसको, यानी अगर मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नज़दीक लाती हूँ, तो कौन अपनी शेप जल्दी छोड़ेगा? द स्मॉलर वन और द बिगर वन? द बिगर वन। बिगर वन क्यों? डिस्टेंस कम ज़्यादा है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो उसका डिस्टॉर्शन ईजी है, वो उसको पकड़ के नहीं रखेगा। और उसके कंपैरिजन में अगर कोई छोटा सा एटम होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा नज़दीक बांध के रखेगा, वो डिस्टॉर्शन होने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूर ही नहीं जाने देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को दूर जाने नहीं देगा तो डायपोल्स पॉसिबल नहीं होंगे, जबकि इसमें बड़े आराम से एक नेगेटिव क्लाउड साइड पे हो जाएगा। बल्कि ये कुछ इस तरह से नहीं होता, ये ना इस तरह की चीज़ होती है, ऐसे इस तरह से बैलून सा बनता है, लाइक दिस, कि पॉजिटिव एंड पे स्पेस कम होती है, और नेगेटिव एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वाला जो है वो इस तरह से होता है। ये ऐसे बनते हैं डायपोल्स, मतलब मुझसे अब इस पे बन नहीं रहे, वरना वो
मैं इस पर अगर बनाने की कोशिश करूँ, वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है, एक साइड से थोड़ा सा मोटा। अच्छा जी, रेस कर रही हूँ इसको, और अब मैं विद पॉइंट्स बात करूँगी कि हाउ द फैक्टर्स अफेक्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक साइज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हाउ एटॉमिक साइज इज़ अ फैक्टर इन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। पहली चीज़ है एटॉमिक साइज, ठीक है। दूसरी चीज़ है पोलराइजेबिलिटी, ये पोलराइजेबिलिटी भी उसके साथ ही अटैच होती है, साइज़ के साथ ही, अभी इस पर भी बात करते हैं साथ ही। और नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस सारी चीज़ में पॉइंट्स को नोट कीजिएगा सिंपली। यस, एटॉमिक साइज़ वाली बात समझ आई है। अगर एक एटम का साइज़ इतना है और एक एटम का साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये डिस्टॉर्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इसके नज़दीक करते हैं तो ये ज़्यादा जल्दी अपनी शेप छोड़ेगा बजाय छोटे मॉलिक्यूल के। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी यानी कि द एबिलिटी टू गेट डिस्टॉर्टेड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टॉर्शन मैंने लिखना था, डिस्टॉर्टेड, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी किस में ज़्यादा होगी? इन लार्जर एटम्स, इन बिगर साइज एटम्स, पहली चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मिला दूं, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा और जिसकी मैं इधर ना मार्कर का रंग चेंज करके तो इसको कुछ थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जिसकी एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होगा और जिसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमने कहा था ये डायपोल इंड्यूस्ड, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, ठीक है। यानी दो एटम्स में इफ़ दे हैव द एबिलिटी टू गेट डिस्टॉर्टेड, और जितना बड़ा साइज होगा दे बोथ विल हैव द बिगर एबिलिटी या हायर एबिलिटी टू गेट डिस्टॉर्टेड, यानी वो इंस्टेंटेनियस डायपोल्स डेवलप कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ना एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, आप इनको सेपरेट करके बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, एटॉमिक साइज बड़ा होगा दैट मीन्स पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। इफ़ दीज बोथ थिंग्स आर पॉजिटिव आर हायर, इसका मतलब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, पोलराइजेबिलिटी की ना डेफिनेशन भी है आपकी बुक में, तो उसको कीजिएगा क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा से भी आ सकती है। उसके बाद ना उन्होंने एक और चीज़ कर दी है, हालांकि मेरे हिसाब से वो रिडंडेंट थी, लेकिन उस पर बात करेंगे अभी। पहले नंबर ऑफ़ एटम से बात कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, सपोज़ एक मॉलिक्यूल है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सपोज़ ये मॉलिक्यूल की शेप है, और एक मॉलिक्यूल हो, थोड़े से बड़े बड़े एटम पे लगा दो, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, जिसमें ज़्यादा एटम्स हैं, उसमें डायपोल्स बनने के चांसेस भी तो ज़्यादा है ना। इसमें सिर्फ 3 एटम्स हैं, या 2 एटम्स वाला कोई भी ले लो, ठीक है। जिसमें 2 एटम्स हैं वो कितने डायपोल्स क्रिएट कर लेगा? 2 एट मैक्स, 4 एट मैक्स। जिसमें 6 हो वो भी तो बहुत सारे कर सकता है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते जाएंगे, जितना बिगर साइज मॉलिक्यूल होता जाएगा, उतनी उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा होती जाएंगी, क्योंकि डायपोल क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स उतने बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ CH4 की। CH4 में कितने एटम्स हैं? 5, ठीक है। और C11H24 में कितने? 35। ये गैस होती है और ये लिक्विड होता है। वजह, इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा हैं, 11 कार्बन्स और 24 हाइड्रोजन्स हैं, तो वो आगे कितनी चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो स्पेस उतनी कवर कर रहे हैं ना। इट्स लाइक अगर ये एटम है तो ये जगह जगह कितने ज़्यादा एटम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है ना। और ये वाला कितने एटम्स से इंटरेक्ट कर सकता है? 4 के साथ, और ये 16 के साथ।
थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन चीज़ समझ लो, जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा उतने ही लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होती जाएंगी, तो जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, तो वो गैस के बजाय लिक्विड में जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ना आपकी बुक ने एक और बीच में आई वुड से बोंगी मार दी है, लेकिन चलो अब उसने कह दिया तो फिर हम कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। एटॉमिक साइज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एटॉमिक साइज एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में मैं ट्रेंड की बात करना चाह रही हूँ। हमने कह दिया कि साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ऐसी बात की है। ठीक है। अब जब आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल देखते हो, पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन सपोज दोबारा से करते हैं। आपने कैल्शियम तक मैट्रिक में याद किए हुए, जहाँ तक मुझे याद है। ये यहाँ नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, यस हियर। और उसके बाद ये सारे ऐसे हैं और ऐसे। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और ये सारे ऐसे। अच्छा, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह वगैरह। ठीक है। यहाँ पे क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एट्सेट्रा। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हीलियम था, ये नियॉन था। ठीक। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रही हूँ और यहाँ पे मैं एक और लिख देती हूँ, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन एंड आर्गन। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने यहाँ तक याद किया हुआ है। अगर आप लोग एटॉमिक नंबर्स की बेस पे बात करो, मैं एटॉमिक नंबर्स रेड से लिख रही हूँ ताकि मुझे खुद भी समझ आने में आसानी रहे। 1, 3, 11, 19, 20, यहाँ क्या आएगा? 12, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है और ये 2 है। ठीक है। एक चीज़ मुझे बताओ, साइज़ यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेगा कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेगा? इधर से इधर में यहाँ पे के शेल था ना, तो इधर एल शेल हो गया। शेल बाकायदा पूरा ऐड हो रहा है। डाउन द ग्रुप शेल ऐड होता है, शेल इंक्रीज होता है। ठीक है। और टूवर्ड्स द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होते हैं ना वो सेम शेल के अंदर ऐड होते हैं, सेम शेल। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज। ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये ग्रुप है, साइज इंक्रीजेज। ठीक है। अब अगर साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो इस सारी बात में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पोलराइजेबिलिटी को कैसे एडजस्ट करोगे? डाउन द ग्रुप अगर साइज बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, साइज इंक्रीजेस, तो क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। यानी कि डाउन द ग्रुप लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर टू अलोंग द पीरियड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, शेल सेम रहता है। जब शेल सेम रहता है तो साइज डिक्रीज करता है, और जब साइज डिक्रीज करता है तो पोलराइजेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोशिश करना इसको पढ़ लो एक दफ़ा, समझ नहीं आएगी तो हम इसको रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन इस सारे को एक दफ़ा गौर से देखिएगा। देयर आर ओनली 3 थिंग्स इन लंडन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस: एटॉमिक साइज, पोलराइजेबिलिटी और उसके साथ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत स्ट्रेट हो गया ना, उसमें तो कोई इशू नहीं रहा। जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा वो फोर्सेस होंगी, फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उसके हिसाब से उतना वो डिस्पोज गैस से लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है। बाकी एटॉमिक साइज और पोलराइजेबिलिटी है और उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है, इसको देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछिएगा।